हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर पे। तो हम सब करने वाले हैं अब तैयारी जीत की। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह 10 बजे हम एडुटेरा का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज हमारा सेट नंबर जो है, ये हमारा सेट नंबर जो है 16वें नंबर का सेट पेपर है। यानी कहने का मतलब है कि हम 15 टेस्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इन 15 टेस्ट में हम टॉप 50 क्वेश्चन शामिल करते हैं। इन टॉप 50 क्वेश्चन में हम जीके जीएस का सारा पोर्शन आपके सामने डिस्कस करते हैं। मिक्स क्वेश्चन होता है। ये टेस्ट आप आगामी एग्जाम सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होने वाला है, आरओ का भी एग्जाम होने वाला है और बिहार स्टेट का एग्जाम भी होने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी जीके जीएस का पोर्शन आता है उसकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो अगर आप अपने जीके जीएस को बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, काफ़ी सेफ जोन में पहुंचना चाहते हैं, जीके जीएस के मास्टर बनना चाहते हैं, अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जी 10 बजे वाला टेस्ट बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आप सभी को इतना इंट्रोडक्शन देना था। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो शाम 6 बजे हमारा घटना चक्र की टॉस सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 7 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। 8वां टेस्ट आज हो जाएगा आपका, तो आप उसको भी कर लीजिएगा और जल्दी से अपने परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। आपको क्यूज़, डेली इन्फॉर्मेशन और कंटेंट क्लास आपको मिलती है। तो चलिए चलते हैं हम अपने टेस्ट सीरीज पर, जो हम आपके लिए टेस्ट लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको इसका आंसर देने वाले हैं। तो आपको भी पहले क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। द फ्रैक्चरेट हिमालय, इंडिया, तिब्बत, चाइना 1949 से 1942 पुस्तक के लेखक कौन है? स्टूडेंट, ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी करते होंगे तो आपके टीचर ने ये बुक आपको पढ़ाई होगी, क्योंकि ये जो बुक है ये इंडिया, तिब्बत और चाइना को लेकर है। जो हमारा खंडित भारत है, जो भारत, चाइना और तिब्बत के बीच में बटा हुआ है, उसके ऊपर ये लिखी हुई है। क्योंकि आपको पता था 1961-62 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम के क्या हुआ था, भारत और क्या है, हिमालय का विभाजन हुआ था भारत और चीन के मध्य में। तो उसी पर ये बुक लिखी हुई है। तो चलिए, इसके जो ऑप्शन है, निरुपमा राव, सलमान रिश्दी, रमेश जयराम या प्रोफेसर विवेक लामा। तो ये बुक के राइटर कौन है? तो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, निरुपमा राय क्या है, राव क्या है, इस लेखक, इस पुस्तक की राइटर है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कुल्लू घाटी किसके मध्य में स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल, लद्दाख या धौलाधर या शिवालिक और मध्य हिमालय। तो जो कुल्लू घाटी आती है वो किसके मध्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य है। देखिए, इसको हम कैसे याद करेंगे। एक कल्लू नाम का आदमी है, तो उससे कहते हैं कि भाई चल अपने पैर धो ले, पैर धो ले और चल। कालू नाम का आदमी है, उसे कहेंगे चल पैर धो ले और चल। तो धोले से धौलाधर और पैर से हो जाएगा पीर पंजाल और कल्लू से हो जाएगा कल्लू घाटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। अगर कोई व्यक्ति काला है तो वो बिल्कुल भी ये ना समझे कि मैडम हमको, ये दीदी हमको काला बोल रही है। सिर्फ आपको एक छोटा सा माध्यम है कि आपको ये ट्रिक के माध्यम से आप इसको रिलेट करके याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पर। आप हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। दिए गए प्रश्न में सही मिलान करना है। एक तरफ दिए हैं पत्तन यानी कि पोर्ट दिए हैं, दूसरी तरफ दिए हैं राज्य। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का मिलान कीजिए। मिलान करने के बाद आप मुझे इसका सही से आंसर बताइएगा। भटकल पत्तन कहाँ है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में है। देखिए, पहले का तीसरा कहाँ पर दिया है? तो पहले का तीसरा दिया है सीमर। तो कहने का मतलब है सिर्फ एक को पता कीजिएगा और सारे पर अपना आंसर मान लीजिएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, क्योंकि पहले से हमको क्वेश्चन मिल गया है। तो एलेप्पी कहाँ पर हो जाएगा? एलेप्पी हो जाएगा केरला में। काकीनाडा कहाँ पर हो जाएगा? काकीनाडा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। और तूतीकोरन कहाँ पर हो जाएगा? आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। तो ये सारे आपने मिलान कर लिया होगा, पहले से ही आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। किसी को कुछ पता हो या ना पता हो, अगर तूतीकोरन भी पता है तभी भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर बनाकर लेकर जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि कपास के उत्पादन में सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? यानी कि जो कपास का उत्पादन होता है उसमें कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके।
ऑप्शन है दोमर मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो जो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो मानी जाती है काली मिट्टी। इसको कहते हैं रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी इसको बोल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा घाटी नदी का भाग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो राजस्थान में क्या है, नर्मदा घाटी भाग से संबंधित नहीं है। महाराष्ट्र में भी बहती है ये, मध्य प्रदेश में भी बहती है, गुजरात में भी बहती है, लेकिन राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपके सामने स्टूडेंट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, और पीली क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो कौन सी सही नहीं है वहीं आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। एक सही नहीं है, एक या दो सही नहीं है, एक या दो सही नहीं है, या 2 या 3 सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। आप बताएंगे 2 और 3 सही है, क्योंकि नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा मछली उत्पादन से, और जो पीली क्रांति है इसका संबंध हो जाएगा तिलहन से। तो इसलिए वजह से ये क्या हो गया, गलत होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर के डी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि कृषि को जो प्रभावित करता है मौसम का तत्व वो कौन सा है? आर्द्रता करती है, वृष्टि करती है, तापमान करता है, या हवा करती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप मुझे बताएंगे वृष्टि क्या है? जो कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वृष्टि, यानी कि वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। अगर वर्षा अत्यधिक हो जाएगी तो भी नुकसान होगा, वर्षा कम होगी तो भी नुकसान होगा। तो वर्षा क्या है, हिसाब से होनी चाहिए। तो वृष्टि क्या होती है, ये कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर की भी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो आप बताएंगे वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? सैम्बलर लैन ने, इनमेंसु कंट ने, ओटो सीमीटेड ने, या कार्ल विलियर्स ने? थोड़े नाम इनके अटपटे से हैं, तो कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे तो आप बताएंगे इमैनुएल कांट के द्वारा जो पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना है ये दी गई थी। थोड़े नाम इनके अजीब गरीब होते हैं, तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सबने समझ लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर के बी। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। तो कौन सा सही नहीं है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी सही नहीं है, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और ये है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ का है? लखीमपुर खीरी का। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रामसर सम्मेलन संबंधित है वनों से, शुष्क भूमि से, आर्द्र भूमि से, या पर्यावरण प्रदूषण से? तो आपको पता होगा रामसर सम्मेलन का जो संबंध है वो हो जाएगा आर्द्र भूमि से, यानी कि इसको बोलते हैं वेटलैंड। और वेटलैंड डे कब बनाया जाता है? 2 फरवरी को। आप ये भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है, उसको ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद उसका आंसर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑर्गन, जलवाष्प, मीथेन, या ए व बी दोनों? तो कौन से वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे जो आर्गन गैस है ये वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। जलवाष्प और मीथेन इन दोनों का इफेक्ट पड़ता है वैश्विक यानी ग्लोबल वार्मिंग में, इनका इफेक्ट पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मकता आय लोच है और धनात्मकता लोच मूल्य लोच है तो ये वस्तु किस प्रकार की है? फिर से पढ़ देती हूँ। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मकता आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है
तो ये वस्तु किस प्रकार की है, साधारण वस्तु है, बढ़िया वस्तु है, निम्न स्तरीय वस्तु है या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप बताएंगे ये निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति उपयोग में नहीं लाई जाती, निवेश पद्धति, उत्पादन पद्धति, मिश्रित पद्धति या आय पद्धति। तो कौन सी पद्धति होती है जो राष्ट्रीय आय के निर्धारण करने के लिए पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा निवेश जो पद्धति होती है वो हम राष्ट्रीय आय के निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर के ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधारणा अवधि 4 वर्ष की थी, यानी कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो अपनी 5 वर्ष की नया होकर के 4 वर्ष की थी। तो बताएंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, चौथी थी, पांचवी थी कि सातवीं थी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 5 वर्ष की न होकर के 4 वर्ष की थी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो 5 वर्ष की न होकर के 4 वर्ष की थी। तो इस प्रकार रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे लिखे गए कूट को सही विकल्प से चुनाव कीजिएगा। तो एक तरफ दी है आपको भौतिक राशि, दूसरी तरफ दी है उनके मात्रक, तो आपको इनको मिलाना है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो वेग परिवर्तन की दर से क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप मुझे बताइएगा 15 का मिलान करके। तो वेग परिवर्तन की जो हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है, ये तो सबको पता होगा। और कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो पहला हमारा से मैच खा रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए 3 4 1 2 ये राइट आंसर है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के जड़ उस क्षण जो कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं, जड़त्व के कारण निकलते हैं, पृष्ठीय भार के कारण निकलते हैं, छड़ की गति के कारण निकलते हैं या कणों की गति रवणता के कारण निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप मुझे बताएंगे आंसर करके, तो आप बताएंगे जड़त्व के कारण निकलते हैं, इनर्शिया के रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण निकल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सारवर्ती गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका मान कितना होता है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। 6.6 गुणा 10⁻⁻⁻15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। यह बी है 6.6 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर किग्रा स्क्वायर या 6.6 10⁻⁻12 न्यूटन प्रति किग्रा स्क्वायर या ऑप्शन नंबर डी है 6.6 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किग्रा स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे। सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, लोहा है, हीरा है, स्प्रिंग है या क्वार्टर्स है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक किस पदार्थ में पाई जाती है, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर करके क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि विशिष्ट ऊष्मा जिसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। बी है किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा का समान होता है, यानी कि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह समान होती है। सी है इसका मात्रक जूल प्रति किग्रा प्रति के यानी कि के केल्विन होता है, या आप बताएंगे इसका मात्रक कि किलो कैलोरी प्रति किग्रा सेंटीग्रेड होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है वही बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो आप बताएंगे किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, ये गलत है, क्योंकि किसी की भी जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो प्रकार जो पदार्थ होगा उसकी प्रकृति पर ऑब्वियसली निर्भर ही करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से एरोसोल का उदाहरण नहीं है। धुंध, कोहरा, बादल या जल में तेल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो जल में तेल क्या है, एरोसोल का उदाहरण नहीं है, बाकी 3 सारे के एरोसोल के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर करें। एक तरफ दिए हैं आपको आविष्कारक और दूसरे दिए हैं उनके आविष्कारक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, परमाणु नाभिक की। तो आप बताएंगे मुझे राइट आंसर करके। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपको वो ट्रिक आती होगी ईट पर नाच। तो पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, बी का हो जाएगा 2, बी का 2 दिया सिर्फ बी में ही, ए में ही। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर बनेगा वो पहले देखिएगा, नहीं बी का जो मैच करेगा वो 1 से मैच करेगा। तो ए तो कट हो गया, सी भी कट हो गया, तो हमारा भी ऑप्शन बी बैठा है और सी बैठता है। चलिए अब आता है न्यूट्रॉन। तो ईट पर नाच, नया से हो जाएगा नाच और चैस हो जाएगा चैडविक। तो ए का बैठेगा 4th। तो ए का 4th कहाँ पर है, ए का 4th देखिए, ए का 4th बैठ रहा है बी में। तो यानी कहने का मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे जो सी का हो जाएगा 2 रदरफोर्ड ने। और आपसे पूछेगा परमाणु के नाभिक की, तो आप बताएंगे गोल्डस्टीन ने। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा, सॉरी स्टूडेंट ये हो गया गलत, बी नहीं होगा, इसको साफ करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा, और प्रोटॉन की खोज जो की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी, और परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। सॉरी मिस्टेक हो गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर के डी होगा, यानी कि 4, 1, 3, 2 हमारे क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, बट आप गलती नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सोडियम के एक परमाणु के कोर में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 2 है, 8 है, 10 है या 1 है। तो सोडियम के जो परमाणु में एक कोर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के 8। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण हैं, H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4। तो कौन सा हाइड्रा अम्ल यानी कि हाइड्रा एसिड के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 का आप मुझे बताएंगे HCl क्या है, हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। तो इसको हाइड्रोलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जो हमारे पेट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 24, वोयल चार्ल्स आवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैस नियम का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, ग्राहम का विसरण नियम, मिश्रित गैस का नियम, आदर्श गैस का नियम, क्या जे जूसेक का नियम। तो बॉयल चार्ल्स और आवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैस के नियम को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदर्श गैस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जीवाणु विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है, लुईस पास्चर को, एडवर्ड जेनर को, ल्यूवेनहोक को या पॉल बर्ग को। तो जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 25 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो जीवाणु विज्ञान को जनक माना जाता है वो माना जाता है लुईस पास्चर को। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको 26 दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, प्रोटीन की, डीएनए की, आरएनए की और फास्फोलिपिड की। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो डीएनए का जो रासायनिक विघटन होता है तो किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आप बताएंगे प्रोटीन की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप स्टूडेंट आप सभी को क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे और आप इन सभी का आंसर भी लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये मिक्स टेस्ट है। वो मिक्स टेस्ट में क्या होता है आपको पता चलता है कि आपका कौन सा पोर्शन कितना वीक है कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मिक्स टेस्ट लगाने से आपको आपकी वीकनेस पता चलती है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन जंबल होते हैं, कभी फिजिक्स से, कभी केमिस्ट्री से, कभी बायो से, कभी आपको मिलेंगे इकोनॉमिक्स से, कभी आपको मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आपको मिलेंगे मिडाइवल हिस्ट्री से। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं। चलिए क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, यह रंगीन होता है, इसमें लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी कि इसमें रक्त कणिकाएं होती है और इसमें फाइब्रोनोजिन प्रोटीन पाई जाती है। तो प्लाज्मा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आप मुझे 27 का करके बताएंगे राइट आंसर। तो आप बताएंगे इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 की तरफ। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रामित करता है? हृदय को करेगा, यकृत को करेगा, ब्रेन को करेगा, मस्तिष्क को करेगा, या फेफड़े या लंग्स को करेगा? तो क्वेश्चन नंबर आप मुझे 28 का बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 28 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। क्या ये लीवर को इफेक्ट करता है? और हेपेटोलॉजी का मतलब आपको पता होगा यकृत का अध्ययन करते हैं, और हिपैट से जितनी भी बीमारियाँ आएंगी वो सब क्या है, लीवर को इफेक्ट करने वाली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। तो आपको कुछ शब्दों को लिंक करके भी याद होना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ तो आप याद नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को आपको जनरल लाइफ से भी रिलेट करेंगे तो आप वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क मनुष्य को जो सोचने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, यानी कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो वो किस मस्तिष्क के द्वारा आप काम करते हैं? बताएंगे राइट आंसर करके। पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा, प्रमस्तिष्क के द्वारा, मध्य मस्तिष्क के द्वारा, या सेरिबेलम के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क के द्वारा आप ये काम करते हैं, जिसको प्रमस्तिष्क को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम भी बोलते हैं। तो सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क दोनों ही एक ही नाम होते हैं, तो इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 30 की तरफ। ग्राम सभा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी कि ग्राम सभा से संबंधित जितने प्रावधान होते हैं उनका उल्लेख हम कहाँ पर करते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का बी, अनुच्छेद 243 का डी, अनुच्छेद 243 का ए, या अनुच्छेद 243 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के ए के अंतर्गत ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? स्टूडेंट आपको पता होगा हमारे संविधान के आर्टिकल 108 के अंदर संयुक्त अधिवेशन की मतलब जिक्र किया गया है। वह हमने जो संकल्पना है ये कहाँ से ली है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 के ऑप्शन को। ब्रिटेन से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, या अमेरिका से ली है, या रूस से ली है? तो हमने यह व्यवस्था कहाँ से उठाई है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ये व्यवस्था ली है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो होगी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। और बुलाता कौन है? और उसको अनाहूत और आहूत कौन करता है? इस सत्र को शुरू और सत्र को विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 108 के अंतर्गत इसका जिक्र आता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? एक दिन क्वेश्चन भी आया था कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय में क्या है, तो मैं कुछ समझा रही थी तो मैं उसका आर्टिकल भूल गई थी। तो वो आर्टिकल आज आपको पता चलने वाला है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 के जो ऑप्शन है अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 124, या अनुच्छेद 114। तो क्वेश्चन नंबर 32 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये खुद आर्टिकल 124 में आता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछने लगे कि इसका अभिलेख न्यायालय का वर्णन कौन से अनुच्छेद में, तो आप बताएंगे 129 में है। तो चलिए ये राइट आंसर आपको पता चल गए हैं, आपने भी इसका जवाब दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस सूची में है? दूसरी में है, तीसरी में है, चौथी में है, या सातवीं में है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का बताएंगे आप मुझे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे जो दूसरी अनुसूची होती है उसमें क्या है? वेतन, भत्ते और जो पेंशन होती है इन सभी का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के। अगर आपको अनुसूची वाला टॉपिक पढ़ना है या रिवीजन करना है तो चैनल पर जाकर आप प्रमुख अनुसूची वाला टॉपिक देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको 12 की 12 अनुसूची बहुत ही ट्रिक के साथ, बहुत डिटेल के साथ, विद कंटेंट के साथ आपको पढ़ाई है।
है तो आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और ज़्यादा देर की क्लास नहीं है, 43 मिनट की क्लास है, आप उसको पढ़ लीजिएगा विद ट्रिक के द्वारा, और कैसे जनरल लाइफ से रिलेट करके आप उसको याद कर सकते हैं। 100% मानिए कि अगर आपने क्लास कर ली तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं 34 की तरफ। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 15 में, भाग 17 में, भाग 18 में या भाग 20 में? तो राजभाषा का उल्लेख कौन से संविधान के किस भाग में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे भाग 17 के अंदर राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो भाग 17 ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में क्या उल्लेखित नहीं है? आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, सामाजिक न्याय के राजनीतिक न्याय? तो देखिए भारतीय प्रस्तावना में जो प्रम्बल है किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे धार्मिक न्याय की स्वतंत्रता हमको नहीं है। तो ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिलेगा, लेकिन धार्मिक आधार पर आपको न्याय नहीं मिल सकता। ऑप्शन नंबर के ए 35 का राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था? स्टूडेंट, अगर आपको संविधान संशोधन पर पूरी फुल डिटेल क्लास करनी है तो ये भी क्लास मैंने इस संडे को आपको कराई थी। अगर आपने ये क्लास नहीं की है तो मैंने आपको पहले संविधान संशोधन से लेकर 106वां नवीनतम संविधान जो संशोधन हुआ है सारे के संशोधन इसमें शामिल किए हैं। अगर आपको ये क्लास करनी है तो आप चैनल पर जाकर इस क्लास को कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है और ये भी बताया कि किस संशोधन को आप कैसे याद कर सकते हैं, वो भी तरीका मैंने आपके साथ वहाँ पर शेयर किया है। तो चलिए इसका मुझे राइट आंसर बताइए। 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 73वां संविधान संशोधन 1993 और 97वां संविधान संशोधन 2011। तो संविधान संशोधन कौन सा हुआ था जिसमें सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 36 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी 97वां संविधान संशोधन जो 2011 को हुआ था। इसमें सहकारी समिति यानी कि अनुसूची जो 9 थी उसमें अनुसूची 9B जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, JS वर्मा समिति, अशोक मेहता समिति? तो चलिए बताएंगे आप इसका राइट आंसर कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे किसकी संस्तुति पर, किसकी समिति की सिफारिश पर? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे तब आप आंसर बताएंगे हमारे मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में कुल 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात की गई थी, लेकिन 8 मौलिक कर्तव्य ना जोड़ के इन्होंने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आपको पता होगा वर्तमान भारतीय संविधान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि वे अपने 14 वर्ष के बच्चों को क्या है शिक्षा जरूर दिलवाएंगे। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। जो डिटेल थी वो भी मैंने आपको बता दी है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और आपको कैसे कैसे आंसर देना है, तो वो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी की प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है? तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया वो किस प्रकार की प्रक्रिया है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आप राइट आंसर बताएंगे ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है और भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। पंचायती चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, चुनाव आयोग या केंद्र सरकार? तो पंचायत का अगर चुनाव कराना होगा तो इसका डिसीजन कौन लेगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आप राइट आंसर करके बताएंगे राज्य सरकार के अंतर्गत जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वही राष्ट्रीय पंचायती चुनाव का कराने का निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी राज्य सरकार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में दिया है, ये भी आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी,
श्रावस्ती थी, इंद्रप्रस्थी थी या दिल्ली थी। तो आपको पता होगा कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान दिल्ली है वो पहले कभी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था, स्तूप था, कमल था या सांड था? तो भगवान बुद्ध के जो गृह त्यागने का प्रतीक था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। उनके घोड़े का नाम क्या था? चन्ना। चन्ना इनका सारथी था। ये तो आपने 10th क्लास की जो इंग्लिश की बुक पढ़ाई जाती है वो उसमें इंग्लिश में इनका चैप्टर है, तो आपने ये पढ़ा होगा। तो घोड़ा क्या था? इनके गृह त्याग का प्रतीक था, और सांड इनके जवानी का प्रतीक था, ये भी आप बता देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? लक्ष्मीश्वर, गोपीचंद, चंद्रदेव या जयदेव? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो 42 का आप बताएंगे चंद्रदेव क्या था? गढ़वाल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? तो दीवान ए खैरात किस शासक से संबंधित था? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान ए खैरात एक विभाग बनाया गया था। इसमें क्या था? एक ये प्रकार का दान विभाग था। इसमें जो अनाथ बच्चे थे और जो बूढ़ी विधवाएं महिलाएं थी उनको क्या यहाँ पर सहायता प्रदान की जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, एकमास गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता थी? मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल या राजपूत काल? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल की यह कला थी। ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, कुतुब इल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? अजमेर में है, दिल्ली में है, जयपुर में है कि लाहौर में है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है आपकी? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? अफगानिस्तान से, सौराष्ट्र से, ईरान से या बताएंगे ओमान से? तो सिंधु काल में सीसा का आयात आप कहाँ से करते थे या कहाँ आयात किया जाता था? आयात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। तो सिंधु काल में जो सीसा भारत से एक्सपोर्ट कहाँ पर किया जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, ईरान को क्या एक्सपोर्ट करते थे? सीसा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इधर दिए हैं कुछ प्रतिबंध, वो प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुए थे? चलिए बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको पता होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा क्या है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, और दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा लगाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 47 का आप मुझे बताइएगा। देखिए तो दूसरे का हो गया 2 और तीसरे का भी हो गया 3। तो आपको ये कहाँ पर मिल गया? ऑप्शन नंबर 1 में मिल गए हैं, शिशुवध प्रतिबंध बेलेजली और हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के हो जाएगा। तो अगर आपको 1 या 2 भी याद होंगे तो भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर बनाकर ले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन सा था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर एम.एन. अंसारी या बदरुद्दीन तैयबजी? तो मुस्लिम जो थे, पहले मुस्लिम जो थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वे थे बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन के डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है जो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? दादा भाई नरोजे, देवेंद्र नाथ ठाकुर जी, M.N. रानाडे या B.D. सावरकर? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो 49 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा M.G. रानाडे, जिन्हें क्या है महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा M.G. रानाडे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आई होप आप सभी को अच्छे से करना है क्योंकि अंत भला तो सब भला। इमाम कमीशन के स्थान किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? यानी कि इमाम जो कमीशन का किस की स्थापना किस जनरल गवर्नर के समय में हुई थी? ये गलत टाइपिंग है। लॉर्ड वेलेजली के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और लॉर्ड हेस्टिंग के समय या लॉर्ड डलहौजी के समय? तो इमाम कमीशन की स्थापना किस जनरल गवर्नर के समय में हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कबर है वो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, और डलहौजी ने बेवकत का सिद्धांत भी चलाया था।
तो चलिए ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से करे होंगे। कुछ मैं आपके लिए कुछ टॉपिक भी लेके आई थी। तो अभी आपको पता होगा दीवान खैरात एक जगह विभाग भी आया था। तो कुछ विभाग हैं और उनसे संबंधित प्रमुख सुल्तान भी है। दीवान अर्ज बलबन ने स्थापित किया था। दीवान मुख्तरा खराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। और दीवान इस्तिकाऊ ये भी किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये मुगल कालीन जितने भी थे दिल्ली सल्तनत के, तो ये हो गए एक तरफ विभाग, और ये विभाग किससे संबंधित थे, किस शासन के संबंधित थे, तो ये भी आपने पता कर लिए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ कंटेंट भी दे जाए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये कंटेंट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है। और आपके लिए होगी आंसर की, अगर आप आंसर की यहाँ से देखना चाहते हैं तो आंसर की भी देख लीजिएगा। तो चलिए ये थे आज हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। ये था आज का हमारा 16वां प्रैक्टिस सेट। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट, अगर आपको अपनी तैयारी करनी है जीके जीएस की, तो आप यहाँ से अपनी जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। जिस भी टेस्ट पेपर में, जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी एग्जाम में अगर आपके आती है जीके जीएस, तो आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं जो मिक्स होते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट पेपर होता है। तो चलिए मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। आप सभी को रिजल्ट तक परिवार पर जुड़ने में बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको टेस्ट और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बने रहना अपने यूट्यूब चैनल के साथ। मैं आप सभी को विदा लेती हूँ। आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत। मिलती हूँ मैं आपसे अगले सेशन में इसी जोश इसी जुनून के साथ। थैंक यू सो मच।